शुरू करते हैं संविधान का परिचय टॉपिक, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो पॉलिटी के पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं तो पूरी पॉलिटी समझना मुझे लगता है लगभग लगभग बहुत कठिन होगा। तो शुरू करते हैं संविधान के परिचय से। संविधान को समझने के लिए मतलब परिचय का मतलब ये होता है कि मोटा मोटा आप ये समझ लें कि आपके संविधान में क्या है। आप डिटेल्ड में नहीं अभी जा रहे, आपको आगे संविधान में क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता चल जाए। डिटेल्ड में पॉलिटी इस लेक्चर के बाद शुरू होगी, उस पर सारी चीज़ें डिटेल से ली जाएंगी, ठीक है ना। तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो संविधान के परिचय में हमने संविधान को 3 भागों में समझने के लिए संविधान को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले भाग में हमने रखा संविधान का दर्शन, दूसरे भाग में हमने रखा सरकार का गठन, और तीसरे भाग में विविध के अंतर्गत जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको विविध में रख दिया। तो शुरू करते हैं संविधान के दर्शन से कि भारत संविधान का दर्शन क्या है। एक्चुअली में जो दर्शन क्या हुआ करता है, भौतिक और लौकिक दृष्टि को भौतिक और लौकिक संसार को देखने का जो नजरिया होता है उसे दर्शन बोलते हैं, ठीक है ना। भौतिक और लौकिक संसार को देखने का नजरिया दर्शन कहलाता है। क्योंकि दर्शन क्या होता है, आदर्श मूलक होता है। अभी आदर्श मूलक कैसे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरा आइडल है, ठीक है ना, ये व्यक्ति मेरा आदर्श व्यक्ति है। तो जब आप किसी को आदर्श व्यक्ति उस वक्त बोलते हैं जब आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, आपको उसके अंदर की कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आपको पसंद है और आप वैसा बनना चाहते हैं, तो आप बोलते हैं ये व्यक्ति मेरा आदर्श व्यक्ति है। या आप उस व्यक्ति के जैसा बनने के लिए कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। यानी कि आप अभी उस व्यक्ति के जैसे नहीं, आपके अंदर अभी वो खूबियां नहीं हैं जिन खूबियों को देखते हुए आपने उस व्यक्ति को अपना आदर्श मान लिया। तो आदर्श मूलक का मतलब यहां पर यह हुआ कि संविधान के वो आदर्श या उद्देश्य हमें जो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राप्त करने हैं, उन्हें संविधान के दर्शन के अंतर्गत रखा गया। इसीलिए संविधान के दर्शन को आदर्श मूलक माना गया, क्योंकि अभी वो प्राप्त नहीं हुए, उन्हें प्राप्त करना है और उनकी प्राप्ति के लिए अभी हम काम कर रहे हैं। इसीलिए संविधान का दर्शन क्या होता है, आदर्श मूलक। तो दर्शन पाया कहाँ जाता है संविधान का? संविधान का दर्शन पाया जाता है आपका प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में। लेकिन प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है दर्शन? प्रमुख रूप से संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है, मुख्यतः इसी में पाया जाता है। आपको एग्जाम में ऑप्शंस दे देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा कि भारत का संविधान का दर्शन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, किस खंड में, किस सेगमेंट में पाया जाता है। तो उस वक्त आपको आंसर एक ही मिलेगा, एकदम वो मिलेगा प्रस्तावना। आप पढ़े होंगे कि यार मैंने तो इसमें भी पढ़ा है, मौलिक अधिकारों में भी पढ़ा है, नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन सिर्फ प्रस्तावना। तो प्रमुख रूप से चूंकि प्रस्तावना में भारत का दर्शन, भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है, इसीलिए आपको उस वक्त आंसर यही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो दूसरा बिंदु रहा परिचय में, वो था सरकार का गठन। तो अब सरकार के गठन को समझ लेते हैं, ठीक है। सरकार क्या है? सरकार क्या है? वह संस्था जो शासन का संचालन करती है। सरकार एक संस्था है और इसका काम क्या है? शासन का संचालन करना। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि शासन क्या होता है। शासन का मतलब होता है सार्वजनिक जीवन का संचालन। इस बात को मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे स्पष्ट किया, फिर से बता दूं, शासन का मतलब होता है सार्वजनिक जीवन का संचालन। तो आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह संस्था जो सार्वजनिक जीवन का संचालन करती है सरकार कहलाती है, या वह संस्था जो शासन का संचालन करती है सरकार कहलाती है। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है आपकी न्यायपालिका। विधायिका, अब एक एक को लेकर देखते हैं कि क्या है सारे, ठीक है। विधायिका क्या है? सरकार का वह अंग है जो विधि निर्माण का कार्य करे, विधायिका कहलाती है।
विधायिका की बात करें तो विधायिका दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, एक संघ की विधायिका और दूसरी होती है प्रांत की विधायिका। संघ की विधायिका को भारत में संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट। संसद के दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इसी प्रकार भारत में प्रांत की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। राज्य विधानमंडल के भी दो सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन, ठीक है। सरकार का दूसरा अंग है आपका कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका के दो स्वरूप होते हैं। भारत में कार्यपालिका के दो स्वरूप हैं, एक है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है ये आपकी अस्थायी कार्यपालिका होती है, मतलब स्थायी कार्यपालिका नहीं होती है। तो राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर 5 साल में भंग हो जाती है और आम चुनाव के माध्यम से नई राजनीतिक कार्यपालिका का गठन होता है, ठीक है। जैसे मंत्रिपरिषद हर 5 साल में भंग होगी और आम चुनाव के माध्यम से नई मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री की सलाह, आगे इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मंत्रिपरिषद कैसे बनती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका को भारत में स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका जो हर 5 साल में भंग ना हो, मतलब एक निश्चित कार्यकाल के बाद जो भंग ना हो उसको बोलते हैं स्थायी कार्यपालिका। तो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही, क्या है वो? स्थायी कार्यपालिका है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। कौन सी कार्यपालिका? राजनीतिक कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे विधायिका थी ना, इसी प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, मतलब राजनीतिक ही होती है। तो अब कार्यपालिका के ये दो स्वरूप हैं, ये प्रकार, ठीक है। एक है संघ की कार्यपालिका, दूसरी होती है प्रांत की कार्यपालिका। संघ में कैसे होती है और प्रांत में कैसे होती है ये देखते हैं। संघ की जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख क्या हुआ करता है? राष्ट्रपति होता है। और संघ की कार्यपालिका में जो हेड होते हैं, मतलब हायरार्की है कार्यपालिका में पदों की, वो सबसे ऊपर है राष्ट्रपति की। उसके बाद हायरार्की में आते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और बाद में केंद्रीय सेवाएं आ जाती हैं। इसी प्रकार से प्रांत की कार्यपालिका में यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे होगा राज्यपाल। ये गलत है, ठीक है। इसे मैं लिखे दे रहा हूँ, क्या होगा? राष्ट्रपति की जगह आप क्या कंसीडर करेंगे, मेंशन करेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे राज्यपाल, ठीक है। ये राज्यपाल है, ये राष्ट्रपति गलत है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पे राज्यपाल होगा। तो आपकी जो संघ की प्रांत की कार्यपालिका है, प्रांत की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। लेकिन संघ की कार्यपालिका की भांति प्रांत में उपराज्यपाल नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं होगा, सिर्फ भारत में प्रांत में राज्यपाल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, उपराज्यपाल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की भांति प्रांत में मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद की भांति प्रांत में भी मंत्रिपरिषद होगी और केंद्रीय सेवाओं की भांति प्रांतीय सेवाएं, ठीक है। ये सब आगे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अब तीसरा जो सरकार का अंग है वो है न्यायपालिका। तो भारत में एकल न्यायपालिका के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है, मतलब न्यायपालिका सिर्फ एक ही है और न्यायपालिका के सर्वोच्च पर जो बैठा हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हाई कोर्ट होते हैं तथा हाई कोर्ट के अधीन, हायरार्की बता रहे हैं, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन है कोर्ट्स में? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है।
तीसरा परिचय के संविधान के परिचय में हमारा जो तीसरा सेगमेंट था वो विविध का था। तो विविध में देखते कौन कौन से टॉपिक्स हमने नहीं रखे। विविध के अंतर्गत हमने रखा नागरिकता को, ये सब आगे पढ़ेंगे। संघ राज्य संबंधों को रखा, निर्वाचन संबंधी प्रावधानों को रखा, लोक सेवाएं रखी, भाषा संबंधी प्रावधान, पंचायत और नगर पालिका को रखा। अब ये संविधान का परिचय हो गया पूरा। अब कुछ और कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें समझ लेते हैं ताकि आगे की जो पॉलिटी शुरू करेंगे वो समझने में आसान लगे, ठीक है ना। तो अब नया कॉन्सेप्ट है आपका बहुमत। बहुमत क्या होता है? बहुमत की डिफिनेशन सिंपल सी है कि 50% से अधिक हो तो वो बहुमत कहलाता है। अगर सदस्यों की संख्या 50% से अधिक है तो मान लिया जाएगा कि बहुमत है, ठीक है। बहुमत 4 प्रकार का होता है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है प्रभावी या तत्कालीन बहुमत, तीसरा है पूर्ण बहुमत और चौथा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत भी 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है। अब एक एक लेके समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बहुमत वर्ड यूज हुआ है, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। बहुमत का मतलब हमने अभी क्या बताया? 50% से अधिक। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत। जैसे कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं भारत में? 543 सीटें। मान लीजिए उसमें से सदन में, लोकसभा में 200 सदस्य उपस्थित हुए, लेकिन मतदान कितनों ने किया? 180 सदस्यों ने मतदान किया। तो हमें कोई प्रस्ताव आया मान लीजिए सदन में, और प्रस्ताव को पास करने के लिए साधारण बहुमत से पास करना है प्रस्ताव। 200 लोगों ने उपस्थित हुए और 180 लोगों ने मतदान किया। तो हमें कितने सदस्यों की जरूरत है प्रस्ताव पास करने की? 50% से अधिक। तो 180 का 50% निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, 90 आ गया। ये आपका है 50%, ठीक है। ये कितना है? ये आपका है 50%। और 50% से अधिक करने के लिए एक ऐड कर दिया। एक से अधिक कुछ भी हो सकता है, मतलब 50% से अधिक होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो गया? 90। यानी कि अब विधेयक पास करने के लिए हमें कुल कितने लोगों की जरूरत है? 91 लोगों की, ठीक है। तो ये जो है 91 क्या है? ये बहुमत है। इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। यानी कि 180 लोगों ने मतदान किया, 180 लोगों में से यदि 91 लोग विधेयक के पक्ष में, ये है 180 लोग, ठीक है। इनमें से अगर सिर्फ और सिर्फ 91 लोग विधेयक के पक्ष में अगर अपना मत दे देते हैं तो विधेयक क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। 20 लोगों ने वोट नहीं किया है। अब ये 20 लोग वो हैं जो दूसरी पार्टी से मिले जुले होते हैं, बोलते हैं कि सदन में तो जाएंगे, लेकिन आपसे अब इतना माल टाल मिल गया है, अब आपसे इतनी बातें हो गई हैं कि जाएंगे क्योंकि पार्टी की बात है, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे, ठीक है, आपका काम कर देंगे, बस बैठे रहेंगे वहाँ। तो 20 लोग गए, 20 लोगों ने वोट नहीं किया, 180 लोगों ने मतदान किया। अब 180 लोगों में से 91 लोगों ने मतदान कर दिया पक्ष में, विधेयक हो गया पास साधारण बहुमत से। यह साधारण विधेयक का कॉन्सेप्ट। साधारण विधेयक जो भारत का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला विधेयक है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा भारत में होता है। और ये कह लो कि इस विधेयक के बिना संसद की कार्रवाई अधूरी हो जाए, कार्रवाई ही ना, बहुत सारे काम ठप रह जाए, आगे ही ना बढ़े। जैसे साधारण विधेयक पास करने के लिए आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सबको आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना।
एक एक टॉपिक को अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे जब पॉलिटी शुरू करेंगे। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, परिचय ले रहे हैं, आगे देखेंगे। दूसरा प्रयोग कहाँ पर होता है? प्रमुख प्रस्ताव में होता है। मतलब प्रमुख मैंने यहाँ पर लिखे, बहुत सारे प्रस्ताव हैं लेकिन कुछ लिख दिए हैं। जैसे अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव पास करने के लिए, निंदा प्रस्ताव पास करने के लिए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पास करने के लिए, कटौती प्रस्ताव पास करने के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव पास करने के लिए, इन सब के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? प्रभावी या तत्कालीन बहुमत। प्रभावी या तत्कालीन बहुमत। प्रभावी या तत्कालीन बहुमत का मतलब होता है कि सदन के कुल सदस्यों में से रिक्तियों को हटा देने के बाद जब सदस्यों की संख्या बचती है, उसका बहुमत। ठीक है। भारत में लोकसभा में देखिए, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। तो प्रभावी सदस्य संख्या हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? कि कुल सदस्य संख्या, यानी कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या में अगर रिक्तियों को आप घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो सदस्यों की संख्या बचती है उसे कुल सदस्य संख्या बोलते हैं, प्रभावी सदस्य संख्या। और इस प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत जो होता है उसे प्रभावी या तत्कालीन बहुमत कहा जाता है। जैसे भारत की लोकसभा में कुल 543 सदस्य, जिनमें से 5 सदस्यों की रिक्तियां हैं। रिक्तियां मतलब दो ने मान लीजिए त्यागपत्र दे दिया, जिससे 2 पद रिक्त हो गए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 2 पद और रिक्त हो गए, और एक का निर्वाचन रद्द हो गया, किसी भी कारण से निर्वाचन रद्द हो गया। कुल 5 पद क्या हो गए? सदस्यों के रिक्त हो गए। तो अब कुल कितने सदस्य बचे? 538 सदस्य। ये क्या हो गए? प्रभावी सदस्य संख्या है। 538 क्या है? आपकी प्रभावी सदस्य संख्या। अब इस प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड किया, 50% प्लस 1 लाया आपने। 50% के लिए क्या किया? 538 से 38 को 2 से डिवाइड किया, आपका आ गया 269। और अधिक होना चाहिए, अधिक के लिए आपने कम से कम एक जोड़ दिया। ठीक है ना। मतलब पॉइंट में भी आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट पॉइंट आप पॉइंट 4 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सदस्य पॉइंट में थोड़ी होते हैं, आधा सदस्य थोड़ी होगा, 1/3 सदस्य थोड़ा होगा, सदस्य तो पूरा होगा ना। इसीलिए हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर पूरा पूरा क्या लेते हैं? 50% प्लस 1 ले लिया। ठीक है। तो अब क्या हो गया? 270। और ये क्या हो गया? ये है 270 प्रभावी या तत्कालीन बहुमत। ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये देख लेते हैं। इसका प्रयोग भारत में 8 कार्यों के लिए किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदमुक्ति के लिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की पदमुक्ति के लिए, विधानसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदमुक्ति के लिए, तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की पदमुक्ति के लिए। देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है ना, और राज्यसभा में सभापति होता है। ये कॉन्सेप्ट समझ याद रखिएगा। ठीक है। ये जो अंतर है इसको याद रखिएगा। ऐसा ना करिएगा कि राज्यसभा में भी अध्यक्ष वर्ड यूज कर दें आप। राज्यसभा में अध्यक्ष वर्ड नहीं यूज होता, सभापति। लोकसभा में अध्यक्ष, विधानसभा में इसी प्रकार से अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा की भांति विधान परिषद में भी सभापति और उपसभापति होते हैं। इन 8 लोगों को पदमुक्त करने के लिए प्रभावी या तत्कालीन बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या होता है ये समझ लेते हैं। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि आपके सदन में, लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 543 है। ठीक है। समझ लेते हैं इसे है क्या। 543 सदस्य हैं और इसका बहुमत निकालना है। तो बहुमत निकालने के लिए क्या करें? 50% से अधिक होना चाहिए। 50% से अधिक का मतलब होता है बहुमत। तो इसके लिए आपने इसे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 2 1 5 जा 10। देखिए, ये आज आपका आ गया 50%। ये आपकी जो संख्या है ये 50%। बहुमत निकालने के लिए क्या चाहिए? 50%
प्लस होना चाहिए, है ना। चूंकि ये पॉइंट में, ये पॉइंट का थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं कि कहाँ पर पॉइंट को हम प्लस में ले लेंगे और कहाँ पर पॉइंट को एक मान लेंगे और कहाँ पर पॉइंट छोड़ देंगे। देखिए, अगर पॉइंट आ जाता है कोई संख्या के बाद यहाँ पर 4 आ जाता है, ठीक है, 0.4 आ जाता है, तो इस 0.4 का हम पूरा पूरा एक मान लेंगे। लेकिन अगर 0.4 से कम आ जाता है, मान लीजिए 0.3 आ गया, 0.2 आ गया, तो फिर ये जो 0.3 और 0.2 और 0.1 इसको छोड़ देंगे और बाकी के नंबर्स को ले लेंगे। जैसे 271.5, तो इसको हम पूरा एक कंसीडर कर लेते हैं और इसको कह देते हैं 272, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 होता तो हम 271 लेते, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका 50%, ये है, ठीक है। और 272 क्या 50% से ज़्यादा है, 271.5 से ज़्यादा है 272, जो कि 50% से ज़्यादा है। इसलिए भारत में पूर्ण बहुमत की संख्या कितनी है लोकसभा में? 272। यानी कि जो और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? सरकार का स्वरूप बताने के लिए। सरकार का स्वरूप का मतलब होता है कि सरकार गठबंधन की सरकार है या पूर्ण बहुमत की सरकार है। जैसे कि अभी इस बार क्या हुआ, बीजेपी को 272 से कम सीटें मिली, 272 से कम सीटें मिली, इसीलिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए क्या करना पड़ा, दूसरे जो राजनीतिक दल थे उनका समर्थन लेना पड़ा। तो सरकार कैसी बनी? गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन अगर बीजेपी की 272 से ज़्यादा सीटें आ जाती या 272 सीटें आ जाती, तो उसकी सरकार, बीजेपी की सरकार कैसी होती? पूर्ण बहुमत की सरकार होती। यानी कि सरकार का स्वरूप हमें पता चल जाता है किससे? सरकार का स्वरूप बताने के लिए प्रयोग किया जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। इसके बाद जो चौथा है आपका विशेष प्रकार का बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसका, 2/3। किसी का भी दो तिहाई निकाल लीजिए, वो आपका विशेष बहुमत है। जैसे कि मान लीजिए 100 सदस्य हैं, अब हम विशेष बहुमत की जरूरत है 100 सदस्यों में से, तो कितने सदस्यों को, मान लीजिए एक प्रस्ताव है, ठीक है, विधेयक है, ये सदन में गया, अब ये क्या होगा? विशेष बहुमत से पारित होगा। तो विशेष बहुमत से पारित होने के लिए सदन में क्या है? 100 सदस्य है। अब इन 100 सदस्यों में से 2/3 निकाल लिया आपने, 66.7। अभी मैंने पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया? 67 ले लिया, ये ले लिया 67। तो विधेयक आया सदन में और 67 लोगों ने विधेयक के पक्ष में वो वोट कर दिया और बाकी लोगों ने विधेयक के विपक्ष में वोट कर दिया, ठीक है। तो विधेयक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। यानी कि विधेयक को पास करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत है, जो कि मिल गया। तो विशेष बहुमत क्या है? 2/3। अब ये 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत, प्रथम प्रकार का विशेष बहुमत का मतलब है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत। देखिए यहाँ पे विशेष बहुमत, ये जो डेफिनेशन है ना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत, ये डेफिनेशन आपको साधारण बहुमत की डेफिनेशन से मिलती जुलती है, सिर्फ इसमें विशेष वर्ड यूज हो गया, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत। अगर आप विशेष हटा दो ना, तो ये साधारण बहुमत की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये है क्या। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत। उपस्थित वही वाला कॉन्सेप्ट है जो साधारण बहुमत में था। मान लीजिए सदन में 200 लोग उपस्थित हुए और 180 लोगों ने मतदान किया। 20 लोग सदन में आए तो, लेकिन चुपचाप बैठे रहे, ना उन्होंने मतदान किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ आए, सदन की कार्रवाई में भाग बस ले लिया, सदन की बैठक में भाग ले लिया। क्यों नहीं किए? कुछ कारण रहे होंगे, ठीक है। अब वो क्या कारण है मैंने आपको पहले थोड़ा सा बता दिया है, इसी प्रकार से कारण आते रहते हैं। तो विशेष बहुमत के लिए क्या करना पड़ेगा? मतदान करने वाले सदस्यों का हमने 2/3 निकाला, 120 सदस्य। अब 180 सदस्यों ने क्या किया? वोट किया। 180 सदस्यों में से अगर प्रस्ताव के पक्ष में 120 सदस्यों ने वोट कर दिया, तो विधेयक क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, प्रस्ताव सदन से पारित हो जाएगा। लेकिन अगर 180 में 120 में से कम लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, तो विधेयक क्या हो जाएगा?
रद्द हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विशेष बहुमत नहीं मिला, इसलिए विधेयक रद्द हो गया। यह है 2/3। अब इस विधेयक का प्रयोग कहाँ होता है दूसरे प्रकार के विधेयक का? आर्टिकल 249 में इसका होता है। जब आर्टिकल 249 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो विशेष प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है। कौन से? दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं चलो, प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत का, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। तो जब आर्टिकल 249 का प्रयोग किया जाता है तो प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत। आर्टिकल 249 में क्या है, जब केंद्र को ना लगता है कि राज्य सूची के विषय पे कानून बनाना जरूरी है क्योंकि वो राष्ट्र हित में जरूरी है, तो उस वक्त आर्टिकल 249 केंद्र सरकार को, केंद्र को, संसद को ये पावर दे देता है, ये शक्ति दे देता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर राष्ट्र हित का मुद्दा है तो संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सके, ये शक्तियां दे दी गई हैं 249। आपको बता दूं, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, प्रांत की विधायिका को होता है। ठीक है, और संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ की विधायिका को होता है, यानी कि संसद को होता है। क्योंकि राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बना सकती है, इसीलिए स्पेशल पावर दी गई आर्टिकल 249 पे कि अगर संसद को लगता है कि ये विषय पर कानून बनाना राष्ट्र हित में जरूरी है तो राज्य सूची के विषय पर, और वो विषय राज्य सूची का है, चूंकि संघ सूची का नहीं है और संसद कानून नहीं बना सकती, इसके लिए आर्टिकल 249 में प्रावधान कर दिया गया। इसी प्रकार से प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है आर्टिकल 312 में, मतलब अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवाओं में और कितनी नई भारतीय सेवाओं को जोड़ना है और किन भारतीय सेवाओं को खत्म करते हैं, कौन कौन से पदों का सृजन करना है, उनकी नियुक्तियां, सारी जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वेतन, ये सारी चीज़ें कहाँ है? अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 312 में। जब इस आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इस आर्टिकल से संबंधित किसी प्रावधान को बनाने की बात की जाती है, तो वहाँ पर प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अभी तक यहाँ तक मैंने किसका डिस्कशन किया है? प्रथम प्रकार के विशेष बहुमत का। अब बात करते हैं विशेष बहुमत में दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत की, जो क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो कि पूर्ण बहुमत से कम ना हो। देखिए, भारत में जो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और पूर्ण बहुमत इसका कितना होगा? 272। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस। तो 50% प्लस क्या आएगा? मैंने 271, 50% इसका निकाला था, 271.5 था, और हमने पॉइंट को 1 कर लिया था, 0.5 को 1 कर लिया था, जिससे हो गया 50% से ज़्यादा। तो बहुमत, पूर्ण बहुमत कितना है? पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272 सीटें। तो भारत में लोकसभा में पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। अब हमें कोई विधेयक पास करना है, ठीक है ना? मान लीजिए सॉरी 18 दिसंबर को 200 लोग उपस्थित हुए और मतदान कितने लोगों ने किया? 180 लोगों ने। 18 दिसंबर को एक लोकसभा में विधेयक लाया गया, एक प्रस्ताव लाया गया और 200 लोग उपस्थित हुए और 180 लोगों ने मतदान किया। 20 लोग आए, बस चुपचाप सदन में बैठे रहे, मतदान नहीं किया, क्योंकि उनके व्यक्तिगत हित कुछ रहे होंगे और वो विपक्षी पार्टियों से उन हितों की पूर्ति होती रही होगी, और चूंकि वो पार्टी के व्यक्ति थे या उनसे पार्टी से कुछ कमिटमेंट था, इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई साहब उपस्थित तो हुए जा रहे हैं लेकिन मतदान नहीं करेंगे। ठीक, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण 20 लोग नहीं हुए, 180 लोगों ने मतदान कर दिया। अब 180 का विशेष बहुमत क्या होगा? 2/3, 120 लोग। मान लीजिए प्रस्ताव में 180 लोगों में से 150 लोगों ने क्या कर दिया? प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया और 30 लोगों ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट कर दिया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। कह रहे उपस्थित और मतदान करने वालों का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 120 है
हमको चाहिए था 120, लेकिन वोटिंग 180 में से 150 लोगों ने प्रस्ताव के पक्ष में कर दिया, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब बात कर होती है दूसरी कंडीशन की, जो पूर्ण बहुमत से कम ना हो। पूर्ण बहुमत है 272, तो 150 272 से कम है, तो यहां पर क्या हुआ, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। और जब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। आपका विधेयक क्या हो गया, जो भी प्रस्ताव आपने किया, प्रस्ताव रद्द हो गया। अब दूसरे दिन क्या हुआ, सदन में दूसरे दिन की कार्रवाई हुई। दूसरे दिन 19 दिसंबर को, 19 दिसंबर को क्या हुआ, सदन में 500 लोग आए और मतदान कितना किया, 50 लोग। वही 50 लोग फिर से बैठ गए, सिर्फ सदन में आए और वोट नहीं दिए, बैठ गए। ठीक है, 50 लोग बैठ गए। चूंकि 450 लोगों ने वोट दिया, तो इसका 2/3 यानी कि विशेष बहुमत क्या होगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करने के लिए 300 लोगों को वोट पक्ष में देना होगा। विधेयक सदन में आया, लोकसभा में आया। चूंकि विशेष बहुमत के लिए 300 लोगों की जरूरत थी और लोगों ने विधेयक के पक्ष में 350 लोगों ने वोट कर दिया, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाती। पहली कंडीशन देखिए क्या थी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का विशेष बहुमत। विधेयक के पक्ष में कुल कितने लोगों ने कर दिया वोट, 350, यानी कि विशेष बहुमत पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, 50 याद है। अब दूसरी कंडीशन होती कि ये जो विशेष बहुमत है ये पूर्ण बहुमत से कम ना हो। इस बार इसमें क्या हो गया, 350 लोग हैं और विशेष बहुमत कितना है, 272, तो दूसरी कंडीशंस भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब विधेयक क्या हो जाएगा, प्रस्ताव क्या हो जाएगा, सदन से पास हो जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। मतदान करने वाले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 विशेष बहुमत हो गया, यानी कि, और जो कि पूर्ण बहुमत से कम ना हो। ये हो गया आपका दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की पदमुक्ति के लिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। कैग को पदमुक्त करने के लिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, और तीसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त करने के लिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, ये एकदम स्पष्ट है, एकदम सीधा सीधा है, कुल सदस्य संख्या का 2/3। मतलब सदन में, लोकसभा में आपके कितने हैं सदस्य, 543। इसका सीधा सीधा 2/3 निकाल लीजिए, जितने सदस्य आ जाए। अगर इतने सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। माना जाएगा कि तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ। तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग पर इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों का 2/3। अगर इतने सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो वोट कर देते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं दूसरे, उन्हें भी समझ लेते हैं। विधेयक को सबसे पहले समझते हैं कि विधेयक क्या, बिल क्या है। ठीक है, विधेयक जब कोई कानून ड्राफ्ट होता है और कानून बनाने के लिए उसे सदन में लाया जाता है, तो जब उसे सदन में पेश किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उसको बोलते हैं विधेयक। मतलब अब ये अभी पास नहीं हुआ, इसे सिर्फ सदन में लाया गया, इसे सदन में प्रस्तुत किया गया है सदस्यों के समक्ष। और जब इसे सदन में सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो इस स्थिति में जब ये विधेयक कोई प्रस्ताव होता है उसको बोलते हैं विधेयक। ठीक है, जैसे मान लीजिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया और ये 128वें नंबर का विधेयक था।
मतलब अभी ये पास नहीं हुआ, ये 128वां कानून रहा जिसको प्रस्तुत किया गया कानून बनाने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, इसके बाद आता है अधिनियम। अधिनियम क्या होता है ये समझ लेते हैं। जब यही विधेयक सदन से पास हो जाता है, ठीक है ना, सदन के सदस्य जब इसे पास कर देते हैं यानी कि पारित कर देते हैं और इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है जब इस विधेयक को, तो वह क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है। उसको बोलते हैं अधिनियम। देखिए, जब कोई विधेयक सदन से पारित हो जाता है और उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो उसे अधिनियम कहा जाता है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वें नंबर का विधेयक था, लेकिन जब इसको ये पास हो गया तो 106 नंबर का अधिनियम बना। इसका मतलब ये है कि बहुत से ऐसे विधेयक सदन में आए जो पारित नहीं हो पाए और उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई, यानी कि वो मात्र विधेयक बनकर रह गए, वो कभी अधिनियम नहीं बन पाए। इसीलिए विधेयक जो नहीं बन पाए और जो बन पाए, देखिए यहाँ पर 128 है, यहाँ पर 106 है, यानी कि बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो अधिनियम बन ही नहीं पाए। और जब वो अधिनियम नहीं बन पाए इसका मतलब है कि उनको राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली या तो फिर वो पारित नहीं हो पाए, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन हुई। और जब कोई विधेयक इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देता है तो वो बन जाता है अधिनियम। एक होता है कोरम, कोरम वर्ड होता है, कोरम का मतलब हुआ करता है गणपूर्ति। ये क्या हुआ करता है कि मान लीजिए सदन की बैठक हो रही है और इस सदन की बैठक को वैध मान लिया जाए कि सदन की बैठक जो थी ये वैध बैठक थी। इसके लिए क्या मानदंड रखा गया कि एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई सदस्यों की। अगर इतने न्यूनतम सदस्य सदन की बैठक में उपस्थित हो जाते हैं तो मान लिया जाएगा कि सदन की जो बैठक है वो क्या हो गई, वैध है। इस न्यूनतम सदस्य संख्या को बोला जाता है कोरम या गणपूर्ति। क्या है डेफिनेशन, वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके पूरा ना होने पर सदन की बैठक अवैध हो जाती है। तो भारत में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है, यानी कि कोरम कितना है भारत में, कुल 1/10 यानी कि 10% है। 10%, कम से कम 10% सदस्यों को अगर बैठक को वैध बनाना है, वैध सिद्ध करना है तो कम से कम 110 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। लोकसभा में 543 सदस्य हैं और इसका 10%, 1/10, 54.3 है। अब मैंने पॉइंट का कॉन्सेप्ट आगे आपको पहले आपको समझाया था। उसमें क्या है, पॉइंट, चूंकि ये 0.4 से कम है, 0.3 है, तो 0.3 को छोड़ देंगे, कितना लेंगे, 54 ले लेंगे। अगर ये 0.4 हो जाता तो फिर हम 55 ले लेते, ठीक है ना, 55 ले लेते। तो भारत में लोकसभा का कोरम कितना है, 54 है। अगर 54 सदस्य, कम से कम 54 सदस्य सदन की बैठक में भाग ले लेते हैं तो बैठक क्या हो जाएगी, वैध मानी जाएगी। ये हो गए आज के लेक्चर में इतने कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में शुरू करेंगे पॉलिटी, डिटेल से प्रस्तावना से शुरू करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंदित रहें।